प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी भी बड़ा मजे का एरिया है, बड़ा आसान सा एरिया है। इसको लेके चलते हैं, इसमें क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है, उसको हम देखते हैं। जी जनाब, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, आपको अगर याद हो, हमने देखा था कभी हमारे पास 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, जिसके बारे में हमने देखा था कि सैलरी से स्टार्ट होते हैं। सैलरी, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स और इनकम फ्रॉम बिजनेस। ये हमारे 5 हेड ऑफ इनकम है। सैलरी आपने कर ली है, उम्मीद है आप लोगों को उसमें कोई प्रॉब्लम, कोई किसी चीज का मसला, कोई बर्डन वगैरह फील नहीं हो रहा होगा। अब इंशाल्लाह हम प्रॉपर्टी के ऊपर बात करते हैं कि प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी में कैसे इसका ट्रीटमेंट लेंगे। और आपको एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर आपको मैं प्रॉपर्टी का एक 1 पेजर दे दूंगा और मैं आपको इसकी न्यूमेरिकल शीट दे दूंगा। वो 1 पेजर जब आप पढ़ेंगे तो पूरा हेड ऑफ इनकम आप 5 मिनट में रिवाइज कर देंगे। और जो न्यूमेरिकल शीट होगी उसको सामने रख के आप इसमें से तमाम का तमाम जो सवाल है वो इजीली कर सकेंगे। अब हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। अब प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी का मतलब है जायदाद। अब उस जायदाद में क्या आता है? सिंपल सी बात है, उसमें हमारे पास हमारा लैंड आ जाएगा, हमारी बिल्डिंग आ जाएगी, फ्लैट्स आ जाएंगे, शॉप्स आ जाएंगी। इस तरह की तमाम चीजें जो हैं वो इसमें आ रही होती हैं। अब हमने देखना है कि इन प्रॉपर्टीज बेसिकली ये जो हमारे पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ये जो हमारे पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इस इमूवेबल प्रॉपर्टी में से हम कैसे इनकम कमा सकते हैं, हम कैसे आमदनी जनरेट कर सकते हैं, उसके बारे में हमने यहाँ पर सारी बात करनी है। और ये जो आमदनी हम प्रॉपर्टी जनरेट करते हैं, या तो ये रेंटल फॉर्म में हो सकती है, या ये डिस्पोजल में, या इसको हम बेच के कमा सकते हैं। ये दो पॉसिबिलिटीज है। अगर आपके पास एक प्रॉपर्टी है, आपके पास एक बिल्डिंग है, आपके पास एक फ्लैट है, आपके पास एक दुकान है, या आपके पास एक मकान है, आप उसमें से कैसे इनकम कमा सकते हो? अगर आपके पास एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग से कैसे इनकम कमाओगे? आप या तो उस बिल्डिंग को रेंट आउट कर दोगे, किराए पे दे दोगे, या आप उस बिल्डिंग को सेल कर दोगे, आप उससे प्रॉफिट कमा रहे होंगे। तो दो ही पॉसिबल वेज होती है इनसे पैसे कमाने के। क्योंकि हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, तो इस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में हम किससे डील करेंगे, कौन सी इनकम से डील करेंगे, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो, जब हमें प्रॉपर्टी का वर्ड आएगा ना, तो हमने इस हेड में जो प्रॉपर्टी लेनी है वो हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टी लेनी है। और इमूवेबल प्रॉपर्टी में हमारा लैंड आ रहा होगा, हमारी बिल्डिंग्स वगैरह आ रही होंगी। और ये प्रॉपर्टी में से जो हम इनकम कमाते हैं दो तरह से, या तो उस प्रॉपर्टी को बेच के, डिस्पोज करके, सेल करके इनकम कमा सकते हैं, या हम उसको रेंट आउट करके, हम उसको किराए पे दे के इनकम कमा सकते हैं। जो डिस्पोज करके बेच के हम इनकम कमाएंगे वो हमारी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का पार्ट बनेगी। और जो हम बेच के, जो हम रेंट से कमाएंगे, वो हमारी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट बनेगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में कौन सी इनकम आएगी? सारी की सारी जो रेंटल इनकम है वो इसमें आएगी। तो इट मीन्स कि हम अब यहाँ पे जो जितनी बातें करेंगे वो हम किराए से रिलेटेड बातें कर रहे होंगे, जो किराया कमाया जा रहा है। अब इसका अगर मॉडल देखें, किस मॉडल के ऊपर टैक्स होती है, तो ये एक्रूवल बेसिस के ऊपर टैक्स होती है। इसका जो मतलब बेसिक है वो रेवेन्यू मॉडल में चल रही है। मतलब हम इनकम देखेंगे, हमारी रेंट कितना मिला, वो रेंट कमाने पे हमारे एक्सपेंडिचर्स कितने हुए वो लेस करेंगे, हमारे पास नेट इनकम आ जाएगी। जब ये हमारे पास नेट इनकम आ जाएगी, इस नेट इनकम पे हम फिर क्या करेंगे? हम रेलेवेंट स्लैब रेट लगा के टैक्स पे कर रहे होंगे। और ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो है ये हमारे नॉर्मल टैक्स स्कीम का पार्ट है। इसमें से हम अखराजात, जो खर्चे वगैरह हमने किए होते हैं, वो हम लेस करवा सकते हैं। यहाँ पे एक टर्म लिखी हुई थी कि ये एक्रूवल बेसिस के ऊपर हम इसको लेके चल रहे होते हैं। एक्रूवल बेसिस का मतलब क्या होता है कि हमें रेंट रिसीव हो या ना हो, अगर हमने प्रॉपर्टी रेंट आउट की हुई है, हम अपना रेंट जो है वो डिक्लेयर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने 2021 में प्रॉपर्टी रेंट की हुई है 12 महीने के लिए, पूरा 1 साल के लिए आपने प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है। और आपका पर मंथ जो रेंट है, आपका पर मंथ रेंट है 1 लाख रुपया।
अगर आपको 12 के 12 महीने का रेंट रिसीव होगा, आपकी इनकम होगी 12 लाख रुपया, आप यही कहेंगे जी ये मेरी इनकम है, ये मेरी आमदनी है, ये मैंने कमाए हैं। लेकिन अगर आपको 12 महीने की बजाय 10 महीने का रेंट रिसीव हुआ, 2 महीने का रेंट रिसीव नहीं हुआ, अब आपको तो 10 मंथ का रेंट रिसीव हुआ, आपके पास पैसा आया 1 मिलियन। अब वो 2 महीने का रेंट रिसीव नहीं हुआ, वो कहा जा रहा था कि जी आपका किराया तो कल साल मैं आपको अगले साल दे दूंगा। अब रिसीव नहीं हुआ, लेकिन बिल्डिंग किराए पे दी हुई है। अब आपने क्या कहा, अब आपने कहा ठीक है सर मैं आपको दे दूंगा, लेकिन अब क्या आप अपनी इनकम कहेंगे 10 लाख आई है? नहीं, आप ये नहीं कहेंगे। ऑल्दो आपको रिसीव तो 10 लाख ही हुआ है, बट आप ये नहीं कहेंगे। आप क्या कहेंगे कि इनकम मेरी 12 लाख ही है। अप्रूवल बेसिस के ऊपर आप क्या करेंगे, इसको टैक्स कर रहे होंगे। आपको भी 2 महीने गारंटी इस महीने इस साल नहीं मिला, अगले साल मिल जाएगा, इससे कौन सी बड़ी बात है। तो हम इसे किस पे करते हैं, हम इसको अप्रूवल बेसिस के ऊपर क्या कर रहे होते हैं, लेकर चल रहे होते हैं। तो ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद इसमें भी हम रिलेशन देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। रिलेशन आपको अगर यहाँ समझ आ जाएगा तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में हमें काफी ज्यादा मदद मिलेगी, हमें काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी इन चीजों को डन करने के लिए। अब इसमें जो रिलेशनशिप मौजूद है वो रिलेशनशिप टेनेंसी का रिलेशनशिप है, मतलब किरायादारी का। किरायादारी का रिलेशनशिप इसमें इन्वॉल्व है। दो पार्टीज हैं, एक लैंडलॉर्ड है, एक टेनेंट है। लैंडलॉर्ड वो है जो ऑनर है, जो मालिक मकान है, जो मालिक है, उसकी बात हो रही है। और ये कौन है, ये किरायादार है, ये हमारा टेनेंट है। इसको हमने प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है। अब इस बंदे ने इसको प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है, और ये बंदा क्या कर रहा है, इस बंदे को पेमेंट्स कर रहा है। ये बंदा इसको आमदनी पे कर रहा है। अब खुद बताओ इस पिक्चर से हमें क्या चीज लग रही है, बता। इस पिक्चर लग रही है कि पैसे इसको मिल रहे हैं। पैसे किसको मिल रहे हैं बताओ, पैसे लैंडलॉर्ड को मिल रहे हैं कि टेनेंट को मिल रहे हैं? द आंसर इज वेरी वेरी क्लियर कि पैसा जो है वो तो हमारा लैंडलॉर्ड को मिल रहा है, पैसा हमारा ओनर को मिल रहा है। क्योंकि ओनर को मिल रहा है, इसलिए हम अब इस हेड ऑफ इनकम में किसकी इनकम की कैलकुलेशन कर रहे होंगे, हम लैंडलॉर्ड की इनकम की कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो हम किस बंदे के बारे में सब कुछ सीख रहे हैं, इस मालिक मकान के बारे में सीख रहे हैं। इज इट क्लियर कि हमारा मेन फोकस क्या है, ये मालिक मकान है कि ये मालिक मकान में कितने पैसे रिसीव हुए, मालिक मकान में कितनी इनकम रिसीव हुई, हमारी तमाम की तमाम कैलकुलेशंस जो है वो इसके बारे में चल रही है। इसके बारे में हम तमाम चीजें क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। तो हमारा मेन पर्सन कौन है, दैट इज दैट लैंडलॉर्ड, इसके बारे में हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। अगर मैं इनकम के बारे में बात करूं कि हमारे पास इसमें इनकम कौन कौन सी है, तो इसका जो टैक्सेशन मॉडल है वो तो हमारा यही है कि जो हम इनकम कमाएंगे उसमें से एक्सपेंडिचर लेस करेंगे, हमारे पास नेट इनकम आ जाएगी। ये तो हमारी बड़ी सिंपल सी बात है। अब चूंकि ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में मेनली इनकम जो होती है वो हमारी रेंटल इनकम ही होती है, जो हमें किराए के मद में हासिल हो रही होती है। उसमें से जो मेरे अखराजात होते हैं, जो खर्चे किए जाएंगे वो मैं लेस करवाऊंगा, और एक कहूंगा जी ये मेरी नेट इनकम है, ये नेट इनकम मेरी पकड़ लो। तो ये है। अब इसमें पहले एक्सपेंडिचर्स अलाउ हैं, लेकिन मैं आपको इन वीडियो में अभी एक्सपेंडिचर्स नहीं बता रहा। पहले मैं सारी की सारी आपको इनकम कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, कि पहले हम इनकम कैलकुलेट करना सीख लेते हैं, उसके बाद जाके मैं आपको एक्सपेंडिचर्स कैलकुलेट करना बताऊंगा। उसके बाद हम कंबाइंड सब प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, तो आपको समझ आ जाएगी। तो पहले हम क्या सीखेंगे, पहले हम सीखेंगे कि हमने इनकम कैसे कैलकुलेट करनी है। इनकम को देख लें, इनकम के बाद फिर हम क्या करेंगे, इनके इनकम के बाद हम बात करेंगे अपने एक्सपेंडिचर्स के ऊपर। अब इनकम की बात करें ना, अब हम सारी के सारी इनकम की बात कर रहे हैं, हमके सारे नोट्स आपके पास शेयर हो जाएंगे। नोट्स के ऊपर आपने इसके ऊपर फोकस करना है कि आप क्या चीज पढ़ रहे हैं। हम आप पढ़ रहे हैं इनकम के बारे में। इनकम देखो हमारे पास इनकम कौन कौन सी है, हमारे पास इसमें इनकम होगी साइनिंग अमाउंट, अनएडजस्टेबल अमाउंट, रेंट रिसीव और फॉरफिटेड डिपॉजिट। ये हमारे पास चार इनकम है जो मेनली इसमें ट्रीट हो रही होंगी।
इनको सम करेंगे तो हमारे पास चार्जेबल रेंट या रेंट चार्जेबल टैक्स आ जाएगा कि इस इसके ऊपर हमारा टैक्स वगैरह कैलकुलेट होना चाहिए। इसे हम ग्रॉस रेंट भी कह रहे होते हैं कि ये हमारा ग्रॉस रेंट है। इनको हम याद करते हैं, इनके देखते हैं कि साइनिंग अमाउंट क्या है, अनएडजस्टेबल अमाउंट क्या है, रेंट किसे कहते हैं, फॉरफिटेड डिपॉजिट किसे कहते हैं। इसके बारे में अब हम यहाँ पे डिटेल डिस्कशन करते हैं। अगर आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के इनकम के बारे में याद रखना चाहते हैं कि इसमें कौन कौन सी इनकम शामिल है, क्या क्या इसमें इंक्लूडेड है, तो उसके लिए सबसे आसान है ये लफ्ज याद रख लो, सर्फ। SURF। अगर आप सर्फ याद रख लेते हो तो इट मींस आपको जो ये है रेंट चार्जेबल टू टैक्स, यहाँ चार्जेबल रेंट ये भी याद हो जाएगा कि किसे कहते हैं। अब एस से क्या बनेगा, साइनिंग अमाउंट, यू से बनेगा अनएडजस्टेबल अमाउंट, आर से बनेगा रेंट रिसीव, और एफ से क्या बनेगा, आपका फॉरफिटेड डिपॉजिट बन रहा होगा। तो ये सर्फ अगर आपको याद हो जाएगा तो आपको इसमें जो तमाम इनकम इन्वॉल्व है वो भी याद हो जाएगी। अब इस सर्फ में एरियल लगाना है, एक्सेल लगाना है, या इस सर्फ को खा जाना है, ये आप लोगों के ऊपर है। अब हम वन बाय वन क्या करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं।